अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एजुकेशन साइकोलॉजी की दो बहुत अहम थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि लेक्चर का बाकायदा आगाज़ हो, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको फौरी तौर पर मिल सके। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने लगे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में पावलो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि पावलो है कौन। आइवन पावलो वाज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और इनकी जो शोहरत थी, वजह शोहरत वो क्लासिकल कंडीशनिंग को पेश करने की वजह से हुई। ही वाज बोर्न इन रशिया 26 सितंबर 1849 एंड डाइड इन 27 फरवरी 1936। इनको नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी में काम करने की वजह से 1904 में। अब हम देखते हैं इन्होंने जो थ्योरी पेश की वो थ्योरी है क्या। It is a learning through association and was discovered by Pavlov. In simple terms, two stimuli are linked together to produce a new learned response in a person or animal. यानी एक शख्स के अंदर दो इस तरह की कंडीशंस पैदा की जाएं जिससे एक उसका मुहर्रक हो और दूसरा उसका रिस्पॉन्स हो, और उसके बाद जो उसमें लर्निंग पैदा हो वो क्लासिकल कंडीशनिंग में डिस्कस किया जाता है। एग्जाम्पल इसकी फियर ऑफ डॉग। ये इंसान जब डॉग के भौंकने की वजह से उसे डर जाता है और उसको तमाम डॉग्स पर अप्लाई कर लेता है, यानी उसमें एक मुहर्रक पैदा हुआ, तहरीक पैदा हुई। डॉग हैं, भौंकते हैं और ज़हनी तौर पर उसमें खौफ पैदा हो जाता है और तमाम डॉग इस तरह करते हैं, इसलिए वो हर डॉग से खौफजदा हो गया बच्चा। इसी तरह फियर ऑफ ब्लैक कलर है। अगर बच्चा ब्लैक कलर की कैट से डरता है और रिजल्ट में वो ब्लैक कलर की हर चीज से डरना शुरू कर देगा। हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ टर्म्स यूज की हैं, CR, US, CRCS और US। वो टर्म्स क्या कुछ हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग अकर्स व्हेन अ कंडीशनल स्टिमुलस इज पेयर्ड विद एन अनकंडीशनड स्टिमुलस। यानी कुदरती तौर पर इंसान के अंदर एक मुहर्रक जो पैदा होता है उसके साथ जिस वक्त अटैच कर दिया जाता है कंडीशन को, इसके एग्जांपल इसकी इस तरह से ले सकते हैं। आफ्टर पेयरिंग इज रिपीटेड द ऑर्गेनिज्म शोज अ कंडीशनल रिस्पॉन्स to the conditioned stimulus when the conditioned stimulus is presented alone. The smell of food is an unconditioned stimulus. यानी हमें खाने की खुशबू आ रही है, इसमें कोई शर्त नहीं है, ये अनकंडीशनड मुहर्रक है हमारे लिए, कोई इसमें शर्त नहीं। इसको हम नेचुरल स्टिमुलस भी बोलते हैं। जो खुशबू थी खाने की, उसके जवाब में जो हमें भूख महसूस हुई है, उसका जो रिस्पॉन्स है भूख की शक्ल में, वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, यानी नेचुरल चीज है कि हमें खाने की खुशबू आई है और खाने की खुशबू से हमारी भूख पहले से बढ़ गई है, या भूख का एहसास होने लग पड़ा है। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगाई गई, कोई भी इसमें शर्त नहीं रखी गई, तो ये अनकंडीशन स्टिमुलस का अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। एंड द साउंड ऑफ विसल व्हेन यू स्मेल फूड इज द कंडीशन स्टिमुलस। और उसके बाद अगर हमें खाना मिलने से पहले या खाना वो सर्व किया जा रहा है और सर्व करने की जो साउंड्स आ रही हैं, उससे हमारी भूख में मजीद शिद्दत आ गई है या हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो गया है, तो ये हमारा कंडीशनल स्टिमुलस कहलाएगा। इसको उन्होंने जिस एग्जाम्पल में डिस्कस किया, जो पावलो ने तजर्बा किया, वो देखते हैं क्या उन्होंने किया। आप लोगों ने जो पेपर में चीज आती है वो ज्यादातर अल्फाज को घुमा फिरा कर ये पूछा जाता है CR क्या है, यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, UCS क्या है और CS क्या है। इस चीज को जरा देख लेना है तफसील से। पावलो केप्ट अ डॉग टोटली हंग्री फॉर फ्यू डेज, यानी उसने कुछ दिन एक डॉग को मुकम्मल तौर पर भूखा रखा। द साइट ऑफ द फूड वुड नेचुरली लीड द डॉग टू द सेलिवेट, और उसके सामने कुछ दिनों के बाद खाना पेश किया। खाने को देखकर डेफिनेटली डॉग के मुंह से एक लाभ निकलेगी, सेलिवेशन निकलेगा। जो उस खाने को देखने के बाद जो एक सेलिवेशन उसके मुंह से निकली, वो उसका नेचुरली रिस्पॉन्स था और खाना उसके लिए एक नेचुरली स्टिमुलस हो गया, यानी कुदरती मुहर्रक हमने पेश कर दे दिया कि कुदरती मुहर्रक उसके सामने हमने खाना रख दिया और उसके जवाब में उसका एक नेचुरली कुदरती रिस्पॉन्स आ गया, उसके मुंह से थूक आ गई। पावलो वुड रिंग अ बेल बिफोर गिविंग फूड टू द फूड। पहले तो उन्होंने ये किया कि एक नेचुरली रिस्पॉन्स के जरिए, यानी नेचुरली उसको चीज दी
اور نیچرلی اس کا جو رسپانس آیا ان دونوں کے درمیان جو اس کی لاب نکلی اس کو انہوں نے ریکارڈ کر لیا، اس کو کسی برتن میں سیو کر لیا کہ پتہ چلے کہ ایک نیچرلی اس کا کتنا اس میں سیلیویشن کتنی پیدا ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا کہ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کھانا دینے سے پہلے بیل کو رنگ کیا۔ پاولو وڈ رنگ اے بیل بیفور گیونگ فوڈ ٹو دا ڈاگ، ہی گیو فوڈ آفٹر 30 سیکنڈ۔ یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ بیل کرنے کے 30 سیکنڈ کے بعد کھانا ڈاگ کو دیا جاتا تھا۔ He repeated this act for 7 days under similar condition، یعنی 7 days تک انہوں نے اپنے اس تجربے کو دہرایا کہ کھانا دیا جاتا لیکن کھانا دینے سے پہلے بیل کر دی جاتی، اس کے 30 سیکنڈ کے بعد ڈاگ کو کھانا دیا جاتا۔ After 7 days, Pavlov observed that the dog would start salivating merely at the ringing of the bell, even the food was not served to him۔ یعنی 7 دن کے بعد پاولو نے اس چیز کو آبزرو کیا کہ جب بیل کی آواز ہم دیتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، تو اس وقت ہی ڈاگ کے منہ سے سیلیویشن نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بھوک شدت اختیار کر لیتی ہے کہ اب مجھے فوری طور پر کھانا ملے۔ ان دس ایکسپیریمنٹ میں کیا ہوا؟ ان دس فوڈ از انکنڈیشنڈ اسٹیمولس، ہمارے پاس اس کا جو کھانا تھا وہ یو ایس جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا انکنڈیشنڈ ہے، اس میں کوئی شرط نہیں تھی، نیچرلی تھا۔ اینڈ دا ہنگر از انکنڈیشنڈ رسپانس، اور اس کی جو بھوک ہے اور بھوک جو لگ گئی اس کو وہ بھی انکنڈیشنل رسپانس تھا۔ لیکن اس کے بعد جو اس کی سیلیویشن آئی آن دی بیل آف رنگ، ہم نے جو بیل اس کے لیے رکھ دی وہ سی ایس رکھ دیا، یعنی کنڈیشنل سٹیمولس رکھ دیا، ہم نے ایک شرط رکھ دی، اور اس شرط رکھنے کے بعد جو ہم نے اس کی سیلیویشن کو ریکارڈ کیا، اس کو دیکھا، وہ ہمارا کنڈیشنل رسپانس آ گیا۔ اس میں 4 چیزیں ہیں، یو ایس، یو آر، سی ایس اور سی ایس۔ انکنڈیشنل سٹیمولس کیا ہے، کنڈیشنل رسپانس کیا ہے، انکنڈیشنل رسپانس کیا ہے، اور اس کے بعد کنڈیشنل سٹیمولس کیا ہے اور کنڈیشنل رسپانس کیا ہے۔ اس چیز سارے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی چیز کو انہوں نے اپلائی کیا ہے بچوں کے ساتھ کہ جس وقت ہم بچے کو کوئی چیز دیتے ہیں، رسپانس کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کر لو بالفرض آپ کو ٹافی ملے گی یا آپ کو چاکلیٹ دی جائے گی، تو بچہ ایک دفعہ وہ کام روٹین میں کر لیتا ہے کہ اس کو پتا ہے اس کے مجھے چاکلیٹ ملے گی، مگر نیکسٹ ٹائم جب وہ ہمیں دیکھتا ہے تو نیچرلی اس کو یہ لالچ پیدا ہوتا ہے یا اس کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے اس کام کے بدلے میں چاکلیٹ دیا تھا، بالفرض اب میں دوبارہ یہ کام کروں تو مجھے دوبارہ سے چاکلیٹ ملے گی، یعنی اس کے اندر ایک ہیبٹ جنریٹ ہو جاتی ہے۔ کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، present the unconditional stimulus only after the conditional stimulus۔ unconditional stimulus must be of great intensity، یعنی وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انکنڈیشنل اس کا جو نیچرلی رسپانس تھا وہ مینٹین ریلیونٹ کنسسٹینسی، اس میں ہم نے دونوں کے درمیان جو کنسسٹینسی ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے کہ ہم بچے کو اگر کام کرنے کے بعد کوئی انعام دے رہے ہیں، ریوارڈ دے رہے ہیں، اور اس کو ہم نے کتنی دیر تک وہ ریوارڈ دینا ہے تاکہ اس کے اندر وہ ہیبٹ جنریٹ ہو جائے، وہ پرماننٹ بیسس پر۔ ری انفورس دا انکنڈیشن نیچر اسٹیمولس آفٹر سم ٹائم آفٹر دا کنڈیشن ہیز بین اسٹیبلشڈ، یعنی اس کے اندر وہ چیز اسٹیبلش ہو جائے گی۔ جیسے ہم نے ڈاگ کے ایکسپیریمنٹ میں دیکھا، ڈاگ کو کھانا دیا گیا بیل کرنے کے بعد، اور بیل پر ہی اس کی بھوک کی شدت اختیار کر گئی، اس میں وہ جو تھی ہیبٹ ڈیولپ ہو چکی تھی کہ اب اس بیل کے بعد مجھے کھانا ملے گا، اور بے شک اس کو بعد میں کھانا نہیں بھی دیا گیا، ہیبٹ ہو گئی تھی اس کی، اور وہ اسی پر وہ سیلیویشن کرنا شروع ہو گیا، تھوک نکالنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح انسان کے تمام رویے ہیں، وہ فری محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو فریڈم محسوس کرتا ہے، دوسروں کو لو کرتا ہے یا رسپیکٹ دیتا ہے، یہ سب کچھ ان کے انکنڈیشنل رسپانسز کی صورت میں انسان کے اندر جو نیچرز اور ہیبٹس جنریٹ ہوتی ہیں ان کے ریزلٹس ہوتے ہیں۔ بعد ہم دیکھتے ہیں بی ایف اسکنر کو۔ بی ایف اسکنر کا نام برہاز فریڈرک اسکنر تھا، یہ ایک امریکن سائیکالوجسٹ تھے، آتھر تھے، انوینٹر اینڈ سوشل فلاسفر، پروفیسر آف سائیکالوجی ایٹ ہارورڈ یونیورسٹی فرام 1958 سے لے کر 1947، یعنی اپنی ریٹائرمنٹ تک انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں سائیکالوجی کے پروفیسر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی۔ He was born on 20th March 1904 and died on 18th August 1990۔ 18 اگست 1990 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔
He was known for operant conditioning in 1937. He followed the Thorndike's law of effect. सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने, अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर सुना हो तो हमने थायरनडाइक की पूरी थ्योरी को उसमें डिस्कस किया था। उसमें इन्होंने थायरनडाइक ने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना लॉ पेश किया था वो लॉ ऑफ इफेक्ट था। बीएफ स्किनर ने इनके लॉ ऑफ इफेक्ट पर मजीद काम किया और उस मजीद काम करने को ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम दिया गया। हम देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में इन्होंने क्या तजर्बा किया और उसमें क्या कुछ चीजें पेश की। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग प्रोसेस थ्रू विच द स्ट्रेंथ ऑफ अ बिहेवियर इज मॉडिफाई री-इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट। अब हम सबसे पहले ये चीज देखने की जरूरत है कि री-इन्फोर्समेंट क्या है और पनिशमेंट क्या है। री-इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट का ऑपरेंट कंडीशनिंग में मेन रोल है। री-इन्फोर्समेंट दो टाइप्स की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी री इन्फोर्समेंट से मुराद ये है कि हम एक काम करने के बाद बच्चे को जो इनाम दे रहे हैं वो इन्फोर्समेंट है, री इन्फोर्समेंट है। बच्चे के अंदर वो काम करने का जज्बा पैदा करने की कोशिश की जाती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव इस तरह से कि अगर अगर बिलफर्ज हम किसी बच्चे की मिसाल लेते हैं कि अगर हाँ पेरेंट्स उसको कहते हैं आप फर्स्ट या सेकंड आए तो आपको साइकिल गिफ्ट की जाएगी। अब वो साइकिल बच्चे के लिए री इन्फोर्समेंट है। उस साइकिल को पाने के लिए वो इतनी स्ट्रगल करेगा कि वो फर्स्ट या सेकंड आएगा और इसी तरह ये पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट कहलाएगी। इसी तरह नेगेटिव री इन्फोर्समेंट भी हो सकती है कि अगर हम बच्चा वो साइकिल बहुत ज्यादा यूज करने लग पड़ा है और पढ़ाई की तरफ उसकी तवज्जो हट गई है तो हम उसे वो साइकिल छीन लें और उसको कहें कि अगर आप इस क्लास में भी फर्स्ट या सेकंड नहीं आए तो आपको साइकिल वापस नहीं की जाएगी। दोबारा उसके लिए वो रीइंफोर्समेंट वो साइकिल ही हो गई। अब वो उसको वापस पाने की कोशिश में दोबारा से पढ़ेगा। ये नेगेटिव जो रीइंफोर्समेंट कहलाती है, यानी बच्चे के अंदर एक तहरीक पैदा की गई। और पनिशमेंट सजा, इसके भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हैं कि बच्चे को अगर हम उसको पनिशमेंट के तौर पर थप्पड़ मार रहे हैं या उसको वैसे को पनिशमेंट क्लास में दी जा रही है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा बच्चे पे कि मुझे पनिशमेंट मिली है। लेकिन पॉजिटिव में भी हो सकता है कि अगर हम बच्चे को होमवर्क एक्स्ट्रा दे दिए कि आप इस होमवर्क को 2 दफा या 4 दफा करके वो जिस वक्त लिखेगा उसके हाथों से वो लफ्ज बार बार रिपीटेड में जाएंगे तो कुछ ना कुछ उसके जहन में रह जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ये पनिशमेंट पॉजिटिव के तौर पॉजिटिव भी ली जा सकती है। इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट का ऑपरेंट कंडीशनिंग में मेन रोल है। इट आल्सो अ प्रोसीजर दैट इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट सच लर्निंग। यानी इसी के ज़रिए हम बच्चों में लर्निंग प्रोड्यूस करते हैं और हम जो चाहते हैं कि बच्चे के अंदर ये एक हैबिट क्रिएट हो वो इसी के ज़रिए होती है। समटाइम रेफर टू एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि बाज़ का क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है उसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का नाम होगा तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है। इसी तरह जो हमने पहले क्लासिकल कंडीशनिंग को डिस्कस किया उसका एक सेकंड नेम है वो है रिस्पांस कंडीशनिंग। अगर क्वेश्चन आता है और उस पर क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं लिखा होता और रिस्पांस कंडीशनिंग लिखा होगा तो इट्स मीन ये क्लासिकल कंडीशनिंग ही होगी। इसे थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड इंडिविजुअल मेक एन एसोसिएशन बिटवीन अ पार्टिकुलर बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। यानी एक बिहेवियर और उसके नतायज को इसमें डिस्कस किया जाता है। हम देखते हैं जी उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी बेसिस क्या थी। ही इन्वेंटेड अ स्किनर बॉक्स। उन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया। स्किनर बॉक्स उसी तरह बनाया जिससे थारनडाइक ने एक पजल बॉक्स बनाया था, यानी लकड़ी का एक बॉक्स बना लिया और उसके अंदर थारनडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने भी स्किनर बॉक्स बनाया, लकड़ी का बॉक्स बनाया विच ऑफन कॉल्ड बाय ऑपरेंट चैम्बर, जिसको बाज का ऑपरेंट चैम्बर भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में स्किनर बॉक्स की जगह पे ऑपरेंट चैम्बर का नाम आता है तो वो स्किनर बॉक्स ही होगा। इट इज अ बॉक्स विद द डिवाइस फिटेड। इसके अंदर एक डिवाइस फिट की गई थी। ही यूज्ड बॉक्स फॉर एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। और ये बॉक्स जो यूज करते थे वो एनिमल्स के लिए करते थे, नॉट फॉर ह्यूमंस। स्किनर मेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन रैट एंड पिजन। इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए वो दो जानवरों पर किए, एक रैट पर दूसरा पिजन पर। पिजन के लिए जो डिवाइस यूज की वो स्मॉल पैनल था, यानी की थी। उस की को उसने सर्च करना होता था और था कि उसने लीवर को प्रेस करना होता था और रिजल्ट के तौर पर उसको फूड मिलती थी। एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया वो देखते हैं। स्किनर पुट अ हंग्री रैट इन स्किनर बॉक्स। रैट मूव्स रेस्टलेसली एंड ओकेजनली प्रेस इट्स फीट अगेंस्ट द लीवर। यानी स्किनर ने एक
चूहे को भूखा चंद दिन तक रखा, फिर उसको अपने स्किनर बॉक्स में रख दिया। अब डेफिनेटली एक तो रैट कैद में आ गया, दूसरा उसको भूख लगी हुई थी। उसने बहुत बेचैनी के साथ मूवमेंट्स करनी शुरू कर दी और सडनली बाई चांस उसका पाँव उस लीवर को दबाने के बाद फौरी तौर पर उसके सामने एक ट्रे आ गया जिसके अंदर खाना था। प्रेसिंग दिस लीवर डिफाइंस प्री कंडीशनिंग। अब उन्होंने इस लीवर दबाने को प्री कंडीशनिंग का नाम दिया है। नो द फूड मैगजीन इज अटैच्ड। नो एवरी टाइम व्हेन रैट पुश द लीवर द रैट गेट अ प्लेट ऑफ फूड टू ईट। यानी जब भी वो लीवर दबाया मिलता खाना खाने को मिलता, जिसका नतीजा उसने ये निकाल लिया कि जब भी मैं ये लीवर दबाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा। पहले तो सबसे पहले उसकी अटेम्प्ट में वो लीवर बाय चांस दबाया गया, लेकिन उसके बाद उसने आस्ता आस्ता वो सीखा विद द पैसेज ऑफ टाइम और बेशुमार एफर्ट्स करने के बाद सीखा कि मैंने पाँव को कहाँ पे रखना है जहाँ पे वो लीवर दबाया जाएगा। अब जो वो उसकी एफर्ट्स थी और एफर्ट्स करने के बाद उसने जो लीवर दबाया वो उसकी एक बिहेवियर मेंटेन हो गया, मैनेज हो गया, डेवलप हो गया। वंस द फूड इज डिस्कनेक्टेड द रेट ऑफ बार प्रेसिंग फॉल, द ऑपरेंट रिस्पॉन्स अंडरगोज। यानी कि कभी अगर फूड पेश नहीं की गई, फूड आगे नहीं आई बल रैट के सामने बार दबाने के बाद, और जब बार बार ये चीज हुई कि वो बार 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 दबाता था और फूड नहीं आती थी, तो आस्ता आस्ता उसने उस बार को लीवर को दबाना छोड़ दिया कि इससे अब मुझे फूड नहीं मिल रही। यानी वो उसने एक जो हैबिट डेवलप हुई थी वो खत्म हो गई। शेपिंग बिहेवियर इसका जो मेन मकसद है इस थ्योरी का, शेपिंग इज अ वाइटल कंसेप्ट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन। इसमें रिस्पॉन्स है जो सबसे मेन करेक्ट। दिस रेफर्स रेपिटेशन मोर और लेस सिमिलर, यानी बार बार करने के बाद जो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है और उसके बाद जो हैबिट डेवलप होती है वो इसमें डिस्कस किया जाता है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन हैबिट कंपटीशन है और उसके बाद चेंजिंग है कि इंसान के अंदर रवैये के अंदर जो तब्दीली पैदा होती है वो इसी तरह से है कि एक आप काम को बार बार करें, बार बार करने के बाद उसको जो रिवॉर्ड मिल रहा है या और रिवॉर्ड मिलने के बाद वो उसके अंदर हैबिट डेवलप हो रही है। इसी तरह इसी चीज को हम लोग नेगेटिव हैबिट्स में भी ले सकते हैं। अगर हम किसी चाहते हैं कि बच्चा एक काम किया है और उस काम को अगेन रिपीट ना करे, तो हम उसको रोकने के लिए जितनी भी एफर्ट्स करेंगे वो भी इसी प्रोसेस में आएंगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कंपैरिजन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमारा क्या है, थोड़ा सा कंपैरिजन। सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग को आईपी पावलो ने पेश किया और ऑपरेंट कंडीशनिंग को बीएफ स्किनर ने। हम लोग आजकल जो पढ़ रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का टॉपिक एम एजुकेशन में, एमएड में, बीएड में हर लेवल पर डिस्कस किया जाता है और इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनको अच्छे से समझ लें। कोशिश मैंने यही की है कि इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करूं, तो उनको देख लीजिएगा अगेन एंड अगेन। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के क्वेश्चंस में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली क्लासिकल कंडीशनिंग के सीएस में, यूसीएस में, सीआर में। तो उसका कंसेप्ट ज़रा देख लीजिएगा। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में कि ये बेसिकली बिहेवियर डेवलप करने की हमारी थ्योरी है। इसमें इसमें जी सबसे एलिसिटेड रिस्पॉन्स इज मेड टू अ नॉन स्टिमुलस or stimulus is emitted and there is no stimulus to which response is made. Stimulus plays a dominant role for producing desirable change in behavior। वहाँ पे उन्होंने जो मुहर्रक किया वो कहते हैं जी बिहेवियर में तब्दीली पैदा करने के लिए मुहर्रक होना ज़रूरी है। यहाँ पे मुहर्रक का नाम उन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया। रिस्पॉन्स प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन लर्निंग डिजायर्ड बिहेवियर। इंसान के रवैये में जो तब्दीली पैदा करनी है उसमें रिस्पॉन्स का नाम उन्होंने दिया, स्टिमुलस का नाम को ओमिट कर दिया। जनरली इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और यहाँ पे इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है इंसान का। और देयर इज पेयरिंग ऑफ कंडीशन सिमिलर विद अनकंडीशनड स्टिमुलस। देयर इज पेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्स, यानी वहाँ पे वो रिस्पॉन्सेस को बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि इंसान अपने एक्ट के मुताबिक जो भी रिस्पॉन्स कर रहा है और जितनी बार भी वो रिस्पॉन्स कर रहा है वो री इन्फोर्समेंट्स का नाम दे रहे हैं कि बच्चे में वो जो हमने तहरीक पैदा की कुछ हासिल करने की, उसके जवाब में वो जो एक्ट कर रहा है वो उसका हैबिट प्रोड्यूस करने का तरीका है। दोनों ये थ्योरीज में जो चीज़ डिस्कस होती है वो ये है
کہ آپرینٹ کنڈیشننگ میں اور کلاسیکل کنڈیشننگ میں دونوں میں جو ہمارا رسپانس آیا یا جو ہیبٹ ڈیولپ ہوئی، وہ اگر ہم اس کو رسپانس نہیں کریں گے، بچے کو ریوارڈ نہیں دیا جائے گا تو وہ ڈیفینیٹلی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کو دوبارہ سے ریوائز کیا جا سکتا ہے، دوبارہ سے اس کو بچوں کو ریوارڈ دے کر اس کے اندر یہ کوشش کرنے کی ہمت پیدا کی جا سکتی ہے کہ اب دوبارہ سے یہ ون کر سکتے ہیں اگر اگین اینڈ اگین آپ کوشش کریں۔ تو اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔